मुझे लगता है इसी व्यक्ति को उसके बाप को यहाँ लेकर आना पड़ेगा। आपका भी बाप दिखाइए अगर बाप है। आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हम हरामखोर नहीं कहा। या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूँ, आप महाराष्ट्र नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लेकिन बीएमसी और शिवसेना के बीच में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच में जो भी साठगांठ चल रही है, जो भी दोस्ती चल रही है, याराना चल रहा है, उसको देख के एक ही चीज पता चलता है कि अगर हम इन दोनों में से किसी के ऊपर भी एक भी उंगली उठाते हैं या किसी के खिलाफ एक भी वर्ड बोलते हैं तो दोनों मिलकर षड्यंत्र रच के हमें फंसा सकती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, बीएमसी द्वारा कंगना रनावत के घर तोड़े जाने पर जो बीएमसी की ये नौटी हरकतें हैं, इसका श्रेय सिर्फ एक इंसान को जाता है। ऐसा मेरा मानना नहीं है, ऐसा कुछ लोगों का बोलना है जिसका नाम आप लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि द नॉटी मैन। हम जब बात करते हैं तो हम तू हरामखोर है, यानी तू बहुत नॉटी है, नॉटी, और दूसरा है कि बेईमान है। हमारे यहाँ तो आप क्या बोल रहे थे, नॉटी या बेईमान? दोनों है। नॉटी, देखो वो नॉटी गर्ल है मेरे हिसाब से हमेशा। अब इस हरकतों के आगे हम बात करते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में। अब आप सोचते होंगे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का मुद्दा कंगना के केस में कहां से आया, तो हम आपको बताते हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस में जब कंगना रनावत ने देखा कि पूरी गवर्नमेंट और पूरी पुलिस मिलकर एक केस को दबाना चाहती है, जो कि कंगना का एक निजी विचार था, उनकी एक सोच थी, जो हमें हमारे संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोलता है। उसके तहत जब कंगना रनावत को लगा कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में पुलिस, मुंबई पुलिस और मुंबई की गवर्नमेंट एक केस को दबाना चाहती है, एक केस को रफा दफा करना चाहती है, तो कंगना रनावत ने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कहा कि ये गवर्नमेंट, ये महाराष्ट्र मुझे पीओके की तरह लग रहा है। तो पीओके के बोलने पर कंगना रनावत को चारों तरफ से कई पार्टियों ने, राजनीतिक पार्टियों ने घेर लिया। लेकिन उन राजनीतिक पार्टियों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब हमारे देश के एक दिग्गज पार्टी के नेता, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जब वो इंटरनेशनल मंच पे जाकर हमारे देश को एक रेपिस्ट देश से तुलना करते हैं, और जब हमारे देश की तुलना एक सीरिया से होती है, तो यही शिवसेना उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाती? क्यों? हमें क्या लगता है, हमें बताना क्या चाहते हैं कि इनके लिए सिर्फ महाराष्ट्र ही इनका देश है? नहीं, महाराष्ट्र देश नहीं, हमारे देश का एक राज्य है, और हमारे देश के छोटे छोटे राज्य मिलकर ही हमारे देश की स्वाभिमान को बड़ा बनाते हैं। लेकिन अगर हमारे देश के कोई भी आदमी इंटरनेशनल मंच पे जाके हमारे देश को रेपिस्ट और हमारे देश को सीरिया से तुलना करते हैं, तो हमारे देश के साथ साथ में ये हमारे बाकी राज्यों की लिए भी एक शर्मिंदगी की बात होती है। लेकिन वही नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि जब हमारे देश की तुलना बाहर विदेशी मंचों पर कुछ लोग एक रेपिस्ट देश की तुलना में करते हैं और हमारे देश की तुलना सीरिया से की जाती है, तब वो ये शिवसेना और ये हमारे जो भी वामपंथी हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर है, ये लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? मैं पूछना चाहता हूं इनसे। और आपको पता होगा कि हमारे सुशांत सिंह राजपूत के केस में जब पटना से आईपीएस ऑफिसर आए थे तो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया, लेकिन यही बॉलीवुड के आमिर खान जब तुर्की में जाके भारत देश का अपमान करते हैं, भारत देश के बारे में अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, जब वो तुर्की से हमारे देश में रिटर्न आते हैं तो उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जाता। एक कैसी मानसिकता है, एक कैसी मानसिकता है महाराष्ट्र सरकार की और महाराष्ट्र पुलिस की। हम इसके खिलाफ यही आवाज उठाना चाहते हैं। कंगना के केस में क्या हुआ? कंगना ने आवाज उठाई तो आज उनका दस्तर तोड़ दिया गया है। ये जितनी भी नौटी हरकतें हुई हैं, इसका श्रेय हम पहले ही बता चुके हैं कि किसके ऊपर जाता है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमने बचपन में पढ़ा था, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदे लहरी बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। आज कंगना रनावत ने वो चीज को सिद्ध कर दिया है।
बीएमसी ने जब उनके घर के सामने लेटर लगाया, उनको जब उन्होंने टाइम दिया, कंगना रनावत के वकील का और कंगना रनावत का बोलना यह था कि हम 9 तारीख को आ ही रहे हैं मुंबई, हम आने के बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन बीएमसी को ऐसी क्या जरूरत थी, ऐसी क्या विपत्ति आ पड़ी थी, ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि बीएमसी ने आज के ही दिन जो 2:30 बजे मुंबई में आने वाली हैं, उनका वेट ना करके उनके दफ्तर के ऊपर बुलडोजर को चला दिया। हम इसका खंडन करते हैं और हम इस बात को हमारे देश के स्वाभिमान और हमारे देश की डेमोक्रेसी की हत्या बोलते हैं। एक सर्वे के हिसाब से पता चला है कि महाराष्ट्र मुंबई में कुल अवैध संपत्तियों की जो आंकड़े हैं वो 52,000 के करीब हैं और इसमें से बीएमसी का इनको तोड़ने में जो योगदान गया है वो लगभग 10% के करीब जाता है, जिसका मतलब है कि लगभग 5,000 के करीब। अब हम मानना ये चाह रहे हैं कि अगर कंगना रनावत के घर को तोड़ना ही था तो बीएमसी ने इतनी जल्दबाजी क्यों की? बीएमसी को आखिर किन लोगों का इतना प्रेशर जा रहा था कि बीएमसी ने इस केस में ही इतनी जल्दबाजी की है? बीएमसी के इस कारनामे पर शरद पवार का एक बयान आया है। शरद पवार का बोलना यह है कि बीएमसी को ये नहीं करना चाहता था, इस बात का हम खंडन करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। महाराष्ट्र और मुंबई में अवैध संपत्तियां हैं तो उनको पहले तोड़ा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट के प्रेशर में आने के बाद में बीएमसी ने कंगना रनावत के दफ्तर को तोड़ दिया। कि दफ्तर तोड़ने के बाद में जहां पे कंगना रनावत रहती हैं, जिस फ्लैट में कंगना रनावत रहती हैं, उसके लिए बीएमसी ने कोर्ट में एक अर्जी दे दी है, उसको भी बीएमसी तोड़ना चाहती है। अब एक संविधान का कौन सा पन्ना खोल के बीएमसी पढ़ रही है ये हमें नहीं पता, लेकिन 2019 के चुनाव के पहले कुछ लोगों का मानना और बोलना ये था कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारी सीबीआई है, वो हमारी केंद्र सरकार के अंडर में चल रही है, जिसका कोई साक्ष्य नहीं मिला। लेकिन साक्ष्य आज हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के और बीएमसी के बीच में पूरा पक्का और पूरा सबूत मिल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रही है और जो भी इनमें से एक के ऊपर भी आवाज उठाएगा या उंगली उठाएगा उसके खिलाफ ये अपना काम करेंगी। लेकिन बीएमसी और शिवसेना के बीच में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच में जो भी साठगांठ चल रही है, जो भी दोस्ती चल रही है, याराना चल रहा है, उसको देख एक ही चीज पता चलता है कि अगर हम इन दोनों में से किसी के ऊपर भी एक भी उंगली उठाते हैं या किसी के खिलाफ एक भी वर्ड बोलते हैं तो दोनों मिलकर षड्यंत्र रच के हमें फंसा सकती है। आज कंगना के साथ में जो भी लोग खड़े हैं उनको आज बोला जा रहा है कि वो बीजेपी के समर्थक हैं, वो अंधभक्त है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि आज हमारे देश में एक ऐसा वातावरण बन गया है कि अगर आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आप राष्ट्रवाद की बात रखते हैं किसी के सामने तो आपको एक भक्त बोलकर संबोधित करते हैं लोग। और इससे आप मत डरिए, आप अपनी बातों को जनता के सामने रखते रहिए, क्योंकि हमारी देशभक्ति ही हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है। अब बात करते हैं हमारे पालघर मुद्दे पर। पालघर में जब साधुओं को पीट पीट कर मार दिया गया तो यही महाराष्ट्र गवर्नमेंट और यही मुंबई पुलिस ने इतने धीमे धीमे गति से काम किया है जिसकी व्याख्या ही नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन आज कंगना के केस में हमने देखा कि जब 10:35 पे हमारे बीएमसी के अधिकारियों ने वहां पे नोटिस लगाया, दूसरा नोटिस, उसके पहले से हमारे पुलिसकर्मी और हमारे बीएमसी के कई कर्मचारी कंगना के दफ्तर को तोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए थे। तो इतनी फुर्तीबाजी में जो एक काम हुआ है दर्शाता है कि मुंबई पुलिस सही में एक्टिव है। लेकिन यही एक्टिवनेस मुंबई पुलिस जो हमारे महाराष्ट्र को जो खराब कर रहे हैं, जो ड्रग का सप्लाई कर रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए लगाए, तो इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महाराष्ट्र पुलिस दोनों की तारीफें होंगी। अगर यही एक्टिवनेस पुलिस पालघर में दोषियों को सजा दिलाने में लगाए और गवर्नमेंट यही एक्टिवनेस वहां के जो भी दोषी हैं उनको सजा दिलाने के लिए लगाए, तो तब हमें और महाराष्ट्र की जनता और पूरे देश को ये लगेगा कि ये शिवसेना हमारे माननीय श्री बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना है। मैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट और महाराष्ट्र पुलिस से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी अभिव्यक्ति की आजादी को ना छीना जाए। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने राष्ट्रवाद की भावना जनता के सामने रखता है तो उसको संविधान उस चीज की आजादी देता है और इससे हमें पता चलता है कि हमारे देश की जनता हमारे देश के अस्तित्व को लेकर कितनी जागृत है। तो जब चीन में दो पार्टियों के बीच में गृह युद्ध चल रहा था तो उन दो भाइयों के झगड़े का फायदा जापान ने उठाया था। जापान ने वहां के कई लोगों का नरसंहार किया था।
और आज हमारा झगड़ा बॉर्डर पर चीन से है। लेकिन आज चीन भी हमें देख के हंसता होगा कि ये दो भाई अपने देश में, अपने घर में ही लड़ रहे हैं, जिसका फायदा कल को चीन भी उठा सकता है। और मैं एक सवाल जाते जाते पूछना चाहता हूँ हमारे देश की जनता से। हमें किसी भी अभी गवर्नमेंट से और पुलिस से अभी नहीं सवाल करना है, हमें सवाल करना है हमारे देश की जनता से। अगर हम पैसे लेके किसी गवर्नमेंट को वोट दें तो आपको क्या लगता है 5 साल वो गवर्नमेंट आपका विकास करेगी? ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट पैसे देकर वोट पाती है तो सबसे पहले अपने जितने भी वोटिंग के टाइम पे जितने भी पैसे गए हैं उसका सबसे पहले उसका दुगना वसूल करती है, वो भी हमसे ही वसूल करती है। अगर आपको किसी को रोकना है या टोकना ही है तो आप उनको रोकिए टोकिए जो हमारे भारत देश में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जो हमारे भारत देश में रह के बाहर विदेश में जाके हमारे देश को बदनाम कर रहे हैं, हमारे देश की छवि बेकार कर रहे हैं। पीओके को बोलना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि पीओके हमारे देश का हिस्सा है। लेकिन हाँ, हम कहीं की भी सरकार को, हम कहीं के भी रूलर्स को हम तानाशाह बोल सकते हैं, उनके तानाशाही रवैये के ऊपर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कुछ राजनीतिक लोग इसे वहां की जनता से और वहां की देवी देवताओं से जोड़कर ना देखे। और यहाँ के एक बड़े महान व्यक्ति ने कहा था कि बिना मौसम कभी कोकिल से भी कूका नहीं जाता, जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त थे ये जानते सब है, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। देशद्रोहियों को ना पूजे, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रवाद और देशद्रोही मूवमेंट में डिफरेंस करने की मानसिकता को उजागर करें कि कौन देशद्रोही है और कौन राष्ट्रवादी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।